नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी में आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, शुरुआत करते हैं एक विवाद लखनऊ में, जो मलिहाबाद में कसमंडी एक गांव है, कस्बे जैसा गांव है। बिल्कुल। वहां पर पिछले दिनों एक पुराना ढांचा है, उसको लिए कहा जाता है कि महाराजा कंसा पासी का किला है का हिस्सा है, जिसका अवशेष है। वहाँ पर पिछले जुमे को भी विवाद हुआ था और वहाँ कुछ पिछले दिनों से नमाज पढ़ी जाने लगी थी, उसका लेकर कुछ विरोध कर रहे थे। आज मंगल था, बड़ा मंगल था, तो उसको लेकर फिर कुछ हिंदू संगठनों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, ऐलान किया था, और पुलिस ने वहाँ अनुमति नहीं दी। और उसमें दो लोग जो हाउस अरेस्ट किए गए, योगेश पासी और सूरज पासी। सूरज पासी लाखन आर्मी के नाम से एक लाखन पासी की पासी स्वाभिमान संगठन जैसा भी कुछ चलाते हैं, उन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस बल वहाँ पहले तैनात था, उसको भी बढ़ाना पड़ा, काफ़ी संख्या में पुलिस तैनात रही वहाँ, और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। और इसको लेकर अब तमाम हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं, यानी एक नया विवाद खड़ा हो गया। नया विवाद खड़ा हो गया। देखिए, मुझे जो वहाँ जाकर मैंने देखा अनुराग, और जो वहाँ आसपास सराउंडिंग का जो एम्बियंस है, उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वहाँ हर जुमे को नमाज होती होगी। एक पुराना स्ट्रक्चर है, हालांकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही कस्टडी में अभी वो कस्टडी में है। हाँ, एक सरकारी इमारत है, वो एक बोर्ड भी लगा है, एक बोर्ड भी लगा है, शमशान है, और ये कब है। हाँ, और वहां पर तो हमने तो गांव के लोगों से भी बात की थी, तो उन्होंने दो बातें एकदम स्पष्ट थी कि यहाँ साल भर पहले से ना तो कोई नमाज पढ़ी जाती थी, बिल्कुल, और ना कोई उसका विरोध करता था, और पूरा जंगल जैसा इलाका था। वहाँ सब घास वास उगी हुई थी। साल भर से कुछ लोगों ने वहाँ नमाज पढ़नी शुरू की, और 6 महीने से उसका विरोध शुरू हुआ, और अब ये एक विवाद के तौर पर अब इलेक्शन के लिए भी कुछ मुद्दों को फ्लरिश किया जाता है। मुझे तो उसी क्रम में लग रहा है। और खासकर देखिए, जो मध्य प्रदेश में भोजशाला वाला मामला हुआ, उसके बाद से एकाएक ऐसी, क्योंकि ये सिर्फ मलिहाबाद का मामला नहीं है। अभी आपने देखा दारुल उलूम देवबंद के परिसर में एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, ऐसा कुछ हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी खुदाई की मांग की। तो अब ये डिस्प्यूट भी बड़ा हो गया है। अब जुमे को मुस्लिम कम्युनिटी ने वहां नमाज पढ़ी, तो अब मंगलवार को हिंदूवादी संगठन कैसे बिना हनुमान चालीसा के रह सकते थे? ये तो संभव ही नहीं था। तो उसी क्रम में अब पुलिस और जिला प्रशासन के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं हो गया है। फ्राइडे और मंगलवार को परमानेंट अब हनुमान चालीसा पढ़ने और नमाज पढ़ने वाले जब कहाँ निकल पड़े, कुछ भरोसा नहीं। अभी आपने कुछ दिनों पहले, साल भर पहले की बात है, यही टीले वाली मस्जिद पे क्या नौटंकी चलती थी, मतलब पूछिए ना। अब तो खैर वो मामला पीछे हो गया है। और वहाँ मैं तो मनीष गया हूँ, वो ढांचे देखकर ऐसा भी नहीं, वो बहुत पुराने ढांचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 200-250 साल पुराने होंगे, और उनमें अंदर कब्र बनी हुई है। और गांव के लोग भी कहते हैं कोई विवाद जैसा नहीं था। कौन लोग वहाँ नमाज पढ़ने आते हैं उनको ये पहचानते भी नहीं, और जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने आते हैं वो आसपास के रहने वाले भी नहीं। नहीं, सब बाहरी आउटसोर्स किए हुए एम्प्लॉई हैं। ये एक तरह का राजनीतिक है वो। एक और खबर पर चर्चा कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे कर लिए उनकी सरकार ने, और उसको लेकर उनको देश भर से बधाइयों का सिलसिला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी उन्हें बधाई दी, कहा कि उन्होंने एक आत्मनिर्भर सशक्त भारत बनाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है, और डिप्टी सीएम वगैरह सबके सिलसिले जारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को और बधाई दे रहे हैं। और ये है भी कि एक, अगर आप ये यूपीए की आप सरकार छोड़ दें, 2004 में जो बनी और 2014 तक चली, 10 साल के बाद, उससे पहले तो गठबंधन सरकारों का और वो दौर था। वाजपेयी की सरकार भी एनडीए वाली चली थी, और उससे पहले संयुक्त मोर्चा के समय तो अस्थिर सरकारों का दौर था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि बड़ी तो कही ही जा सकती है, लेकिन अनुराग, इन 12 सालों में आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 12 से ज्यादा चैलेंजेज आप गिना सकते हैं। नहीं, शायद अपने सबसे मुश्किल दौर में। देखिए, एक तो आपका लोकसभा में बहुमत नहीं है। भाजपा पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 टर्म से, जब से वो सरकार बना रही, उसके पास अपना नंबर नहीं है। एनडीए की सरकार है, लेकिन भाजपा को मुहताज होना पड़ा है उन्हीं नरेंद्र मोदी की रिजीम में, जिनकी रिजीम में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में क्या प्रचंड बहुमत मिला था। और इस समय जो देश के हालात हैं, हालांकि वो वैश्विक संकट है, लेकिन पिस रही है जनता देश की। पेट्रोल की कीमतों का ठहराव कहाँ होगा ये नहीं मालूम है। तो देखिए, वैश्विक संकट है, जो भी संकट है, लेकिन आम आदमी तो अपनी परेशानियों में, अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में रहता है। तो जाहिर तौर पर एक
पिछले 10 दिन में हाँ। 4 बार पेट्रोल के दाम, डीजल के बढ़ दाम गए, बढ़ाने पड़े, बिल्कुल। आज सीएनजी भी बढ़ गई। हाँ, तो वो बिल्कुल। सब है, ये सरकार के तो सामने चैलेंज इस सफलता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर भी, मैं कहूंगा व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं अनुराग, क्योंकि उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल हाँ, रहा। उन्होंने जब से और सत्ता हाँ, संभाली कभी उससे बाहर नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात तो में भी वो लंबे ये समय तक उम्मीद देश की जनता कर रही है कि इतना लंबा अनुभव उनका है तो देश को इस संकट से वो निकाल लेंगे। चलिए, खैर अभी तो उनको बधाई देने का क्रम बिल्कुल, जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अगली खबर पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की खबर है। मनोज पांडे अभी तो खाद्य रसद मंत्री हो गए हैं। हाँ। कभी समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे, हाँ, मंत्री भी थे अखिलेश यादव मंत्री की थे और बड़े गवर्नमेंट में। करीबी भी थे अखिलेश बिल्कुल के। बिल्कुल। उन्होंने अखिलेश यादव पर बहुत जमकर हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये जो तरह के सवाल करे जाते हैं कि अखिलेश की वापसी होगी या नहीं, उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन प्रदेश की जनता किसी गलत हाथ में अपना भविष्य नहीं सौंपेगी और वो योगी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। तो ये बड़ा इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है। मनोज पांडे और सपा का अलगाव हुए तो बहुत दिन हो गए थे, बहुत अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, बड़े दिन तक पसोपेश की बात भी थी। पहली बार वो पूजा पाल वगैरह तो बोल रही थी, पहली बार वो अखिलेश के खिलाफ इतना जमकर बोले हैं। नहीं, अब क्या है, उनको बोलना भी पड़ेगा क्योंकि अब तो दूसरी साइड में रूलिंग पार्टी की साइड में बैठ गए। हालांकि मनोज पांडे भाजपा के विधायक नहीं है इस समय, वो किसी भी पार्टी के विधायक नहीं, असंबद्ध विधायक है, क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकते। भाजपा ज्वाइन करते उनकी विधायकी चली जाएगी, क्योंकि वो सपा के सिंबल पर 2022 में विधायक बने थे ऊंचाहार से। अब रही बात, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर इतना एहसान किया, उनकी निष्ठा के बदले उनको रिवार्ड दिया कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, तो अब आगामी चुनाव में वो भाजपा के ही सिंबल पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो तो आदत डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी खिलाफ बोलने। वो इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा भंग होने के 6 महीने से ज्यादा सा बचेगा, तब वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने तक मुख्यमंत्री किसी को भी बिना सदन का सदस्य हुए भी रख सकता है। तो ये इस खबर के बाद अगली खबर पर आ जाते हैं। पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है, जो रणनीति के हर तरह के मोर्चे आजमाए जा रहे हैं। आज बाराबंकी में भी मैंने देखा कि वहां पर सपाई महिला विरोधी ऐसे करके एक बड़ा सा अखिलेश यादव का पोस्टर और अखबार की कटिंग्स के साथ एक बड़ा यूनिपोल होर्डिंग जैसा लगा हुआ था। लखनऊ में भी लगे हैं, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, बदायूं में जो 2 लड़कियों का मसला हुआ था, उसमें जो है उसकी सीबीआई जांच वगैरह हुई थी, उसको लेकर सपा की घेराबंदी की जा रही थी। वो मामला बहुत उछला था उस समय। बिल्कुल। तो ये हो गया है, भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व है ये नहीं सामने आ रहा है, लेकिन साफ है मनीष की, मतलब पोस्टर किसने लगाया है उस पर कुछ लिखा नहीं कि सौजन्य से फला, लेकिन जितनी देर तक वो पोस्टर लगे रहे सपाइयों ने उन पोस्टरों को फाड़ दिया, कहीं कहीं पथराव भी हुआ है। और 2017 का चुनाव याद कीजिए, उस समय बुलंदशहर में भी एक ऐसी घटना हो गई थी, उसको लेकर भी पोस्टर लगे थे, तब भी भाजपा ने अपना नाम नहीं लिया था। बदायूं में इसलिए भी अभी क्यों पोस्टर लगाया गया उसकी कहानी है अनुराग, क्योंकि 28 मई को बदायूं में ये घटना हुई थी। 2 लड़कियों को पेड़ से लटकते हुए पाया गया था, उनके निष्प्राण शरीर को, और उसके बाद से जघन्य आपराधिक घटना उनके साथ कारित की गई है। ऐसा शुरू में सामने आया था, बाद में कोर्ट में बहुत उसमें उतार चढ़ाव आते गए, आते गए, और बाद में सीबीआई को भी वही फैक्ट्स मिले जो यूपी पुलिस को मिले थे। तो लेकिन अब राजनीतिक मुद्दा तो बन गया था। तो इसीलिए अब ये लग रहा है कि अब पूरा प्लॉट लॉ एंड ऑर्डर पे इलेक्शन एक रहेगा इशू, बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, और उस ओर बढ़ रहा है मामला। और अब मौसम की चर्चा कर लेते हैं। नौतपा शुरू हो गया है, ये बात हम लोग कल कर ही रहे थे कि ये 9 दिन बहुत गर्मी के माने जाते हैं, लेकिन कल रात में थोड़ा मौसम बदला उत्तर प्रदेश का, और कई जिलों में तेज अंधड़ बारिश जैसा मौसम रहा। और अलर्ट आया लोगों के मोबाइल पर, एक दूसरे को दिखा रहे थे कि 3 घंटे में आपके शहर में तूफान आ सकता है, इस तरह का। उसके बाद लोग बहुत देर तक तूफान आने का इंतजार अपनी बालकनी में खड़े होकर कर रहे थे। कहीं आया कहीं नहीं आया, लेकिन बारिश हुई कुछ जगह। लेकिन वो क्षणिक तात्कालिक राहत थी अनुराग, क्योंकि अब जब तक मानसून न आ जाए तब तक इस तपन से राहत नहीं मिलेगी। ऐसे ही मौसम बिल्कुल उसकी तलखी बनी रहेगी। तो आज भी सख्त है। नहीं, लगातार 45 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा, 25 से 30 डिग्री के बीच रात का तापमान बना रहेगा। तो अभी ये संकट लोगों को झेलना पड़ेगा। अब इसमें ऊपर वाले की यही दुआ रहे कि बिजली न जाए बस। सबसे डर तो मुझे तो अलर्ट देख के यही लगा था कि अभी पावर कट हो जाएगा। बिल्कुल। खैर, लेकिन मौसम थोड़ा मनमाना तो हो ही रहा है, जो उसका मन हो रहा है वो कर रहा है। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए भोले भारत। नमस्कार।